सो हाय एवरीवन, हम लोग वापस आ चुके हैं एक इंटरैक्टिव वीडियो के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये एक पूरी इंटरैक्टिव वीडियो होने वाली है और इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग लास्ट के 1 महीने या 25-30 दिन जब बचे हों जेईई मेंस के पहले, तब आप क्या कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है हमारा। नहीं गजब बेइज्जती है। और मैं शुरू करता हूं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि रिवाइज एंड एनालाइज। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 2 साल में नोट्स बनाए होंगे, 2 साल में नोट्स तो बनाए ही होंगे, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। और जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या करता है, पूरी एनसीईआरटी से ही आती है, तो वो भी आप लोगों ने मार्किंग्स करके रखी होंगी बुक में, एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट किए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो जो है, और शॉर्ट नोट्स जो है अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूले वगैरह और इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह, तो वो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं और उसके अपनी गलतियां, मतलब जो आपको भूल गए हो वो आप याद कर सकते हैं। अब ऐसे में जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है या जिनने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हाईलाइट नहीं किए, तो वो लोग सोच रहे होंगे फिर अपना काम खल्लास, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है। आप क्या करें, नेट पे जाइए और सर्च करिए शॉर्ट नोट्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस, जो भी है आपका आईआईटी जेईई या जेईई मेंस, कुछ भी आप सर्च करें तो आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। नेट पे सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, तो आपको जो चाहिए सब नेट पे मिल जाएगा। और जितना अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा नेट पे। मैंने भी अभी देखा था, तभी रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको जो उसमें से अच्छा लगे, जिसके नोट्स ज़्यादा अच्छे लगे वो आप देख सकते हैं। पूरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट के दिनों में। और दूसरी चीज़ आ जाती है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा, मतलब 25 दिन में स्किल्स डबल। ऐसा नहीं है, मतलब 25 दिन के लिए नहीं है तो मैं मीम सेट करने के लिए बोल दिया 25 दिन, ऐसा नहीं है। जो आप कितने भी दिन मतलब बचे होंगे, उसके पहले आप मॉक टेस्ट जितने देंगे ना, उतना आपके स्किल्स इंप्रूव होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको ये समझ आया कि कौन से सब्जेक्ट से चालू करना है और अपना कौन से सब्जेक्ट से चालू करना है और कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले करना, मतलब इजी या डिफिकल्ट पहले करना, आपको ये सब आपको समझ आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर करिए। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होगा कि आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपना देख सकते हैं कि आपको बन रहा है कि नहीं। और नहीं बन रहा तो आपको कोई मतलब हताश होने की बात नहीं है। आप उसको क्या करिए कि उसको अप सॉल्व करिए। अप सॉल्व मतलब उसको नहीं बना तो क्या, आप उसका सोल्यूशन देखिए और प्रैक्टिस करिए पहले, और नहीं बना तभी उसका सोल्यूशन देखिए। डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के सोल्यूशन मत देखिए, इससे आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी। तो प्रैक्टिस करिए और फिर आपको जो नहीं बना उसके सोल्यूशन देखिए और उसको अब सॉल्व करिए, मतलब उसका सोल्यूशन देख के वापस सॉल्व करिए, तो और उससे आपको अपनी गलती पता चल जाएगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। और अब तीसरा पॉइंट है डोंट ट्राई न्यू बुक्स। अब न्यू बुक्स में क्या हो जाता है कि जैसे अगर आपने 2 साल एचसी वर्मा सॉल्व करी फिजिक्स के लिए, अब आप सोच रहे हैं कि अब 1 महीना बचा है, अब आप सोच रहे हैं कि एचसी डीसी पांडे भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपको बुक नई सॉल्व नहीं करनी है। आप भले जो आपने 2 साल में जो भी मटेरियल सॉल्व किया, कोचिंग का मटेरियल या कोई भी बुक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको बुक की, मतलब तो आपने जो बुक पढ़ी है ना, बस वही वाली आपको ऑलरेडी पढ़ी हुई जो बुक है उसी के आपको क्वेश्चंस वापस आप रिवाइज कर लीजिए। नई वाली बुक में मत जाइए। आप जितना भी आपका मटेरियल था कोचिंग का, अगर कोचिंग जाते तो उसका मटेरियल जितना आपने पढ़ा है वही आप वापस रिवाइज कर लीजिए। आपको कोई भी नई बुक करने की जरूरत नहीं है। अब नई बुक में अगर क्या होगा कि अगर आप कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे और वहां पे फंस गए, तो आपको लगेगा, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते। तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा कि आपको नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी और आपको कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नई बुक्स बिल्कुल ट्राई मत करिए इस टाइम पे। और 4th पॉइंट क्या है कि हमारा डोंट थिंक ऑफ द आउटकम। आउटकम का मतलब आप ये मत सोचिए 1 महीना की क्या होगा, पेपर के बाद क्या होगा, हमारे कितने मार्क्स आएंगे। पेपर को बोलिए तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा और सीधा चले जाइए एग्जाम हॉल में पेपर देने, मतलब जब लास्ट दिन होगा तब। और बिल्कुल भी उसका आउटकम की चिंता मत करिए। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, मेरे कोई आउटकम की चिंता नहीं करी थी मैं सीधा पेन उठाया, अपना फोटो आईडी कार्ड उठाया और निकल गया मैं पेपर देने। तो
ये था, और मेरे अच्छे परसेंटाइल भी आए थे, 98.4 परसेंटाइल आए थे मेरे, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर था मेरे लिए। तो अब आपके लिए आपका जैसा अच्छा स्कोर होगा, आपका टारगेट होगा, उससे आपका ज़्यादा ही आएगा, ये आप मान के चलिए, और आउटकम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और फिफ्थ पॉइंट है, डोंट टॉक टू अदर कॉम्पिटिटर्स। अब ऐसा होता है कि जैसे आपकी कोचिंग है, उसमें आपके कुछ दोस्त हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं आखिरी के टाइम में कि भाई कितना हो गया तेरा, भाई तेरा कितना हो गया। अब वो बोलेगा कि भाई मैंने ये वाली बुक भी कर ली, मैं वो वाला बुक भी कर ली, और भाई मैंने ये वाला मटेरियल भी पूरा पढ़ लिया, मैंने पूरी थ्योरी भी पढ़ ली। तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, आप बात मत करिए उनसे, आप उनसे पेपर के बाद बात कर लीजिए भले। तो ये आप चीज़ें करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल जाएंगे। तो एक मेरा ऐसी दोस्त था मेरा कोचिंग में, तो उसको मतलब आता सब था, लेकिन वो दिखाता था कि देख भाई मैंने ये बुक कर ली, मतलब उसने वो दिखाता था कि मैं ये वाली बुक कर रहा हूँ। तो वो दिखाने के लिए क्या करता था, वो मेरे से डाउट पूछता था, वो बुक लाके डाउट पूछता था उसमें से, जबकि उसको वो क्वेश्चन आता था, पर वो उसका डाउट पूछता था कि ये दिखाने के लिए मैं ये बुक कर रहा हूँ। तो मैं उसको टोटली इग्नोर करता था, मैं उससे बात ही नहीं करने लगा था। मैं तो भाई सोचता था कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मैं उससे बात करना बंद कर दिया था। फिर उससे मैंने पेपर के बाद बात की थी। तो क्या हुआ कि पेपर के बाद मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मेरे सही भी बहुत ज़्यादा हुए थे उससे, और उसके कम ही हुए थे। तो आप ये बिल्कुल भी दूसरे कॉम्पिटिटर से बात मत करिए। आपका ऑफकोर्स आपका उनसे अच्छा पेपर ही होगा, तो आप बिल्कुल उनसे बात मत करिए इस टाइम में। और स्लीप शेड्यूल की बात कर लेते हैं एंड में। स्लीप शेड्यूल तो देखो, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात भर पढ़ रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो शिफ्ट रहेगी ना, जैसे आपकी सुबह की शिफ्ट है, तो आप सुबह उठेंगे नहीं। अब देखिए, आप रात को पढ़ रहे हैं फिर सुबह सो रहे हैं 1 महीने में, तो इसमें आपका स्लीप शेड्यूल बिगड़ेगा, स्लीप साइकिल बिगड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि रात को ही सोना है और दिन में पढ़ लीजिए आप भले, और रात को सोइए, और रात को भी 8-9 घंटे सोइए, उससे ज़्यादा मत सोइए। इससे क्या होगा, आपकी स्लीप साइकिल सुधरेगी और आपका टाइम पे आप उठ जाएंगे। अब ऐसा आपको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को कि रात भर पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये 1 महीने में इतना नहीं पढ़ना, जितना आपसे हो सके, जितना इन सब चीज़ों में से जो हो सके वो आप करिए, लेकिन एग्जॉस्ट मत करिए खुद को। नहीं तो आपके पेपर में क्या होगा, फोकस नहीं आएगा, और पता चला आप पेपर के टाइम में सो ही गए घर में, पेपर देने नहीं गए। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तभी तो अपना फॉर्म इतने सारे लोग भरते हैं, पर आते बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नहीं आते, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं पेपर देने। तो उनका आधे लोगों का तो इनमें से यही कारण होता है कि वो लोग उठ ही नहीं पाते सुबह। तो स्लीप शेड्यूल आप लोग ठीक रखिए अपना। और यही 6 पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट है। अब ये सारी चीज़ें करिए लास्ट के दिनों में, 25-30 दिनों में, जितने भी दिन बचे हैं, 10 दिन 15 दिन, जितने भी दिन बचे, आप यही चीज़ें करिए। तो एंड में यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।